हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज है डे 4 ऑफ हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हमने 500 एमसीक्यू करने हैं। एक डे के अंदर हम 50 अराउंड आपके 10 एमसीक्यू करते हैं और 50 डेज का ये हमने चैनल लिया है और उसमें से ये 4th डे है आज। तो अगर आप ये हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और यूजीसी नेट या फिर गेट के लिए क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट, ये सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें, सो दैट इससे आपका जो एक बेसिक है वो बिल्डअप होगा और फर्दर जो क्वेश्चन करने में होगा वो आपको बहुत 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 ज्यादा एडवांटेज यहाँ से मिलेगा। So without wasting further time, let's get started. This is Caffeine Shot, and if you are new on my channel, please subscribe my channel so that the further notification from this channel will not be missed by you. Let's get started. So देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। जी हाँ, ब्रिटनी नीड टू मेमोराइज द फॉलोइंग कोड टू एक्सेस ए सिक्योर कंप्यूटर। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि ब्रिटनी को ये कोड जो नीचे दिया हुआ है, कौन सा कोड, ये वाला कोड मेमोराइज करना है टू एंटर और टू एक्सेस ए कंप्यूटर। तो ये कोड उसे डालना पड़ेगा। वो कह रहा है कि विच स्ट्रेटेजी विल हेल्प ब्रिटनी इंक्रीज हर चांसेस ऑफ रिमेम्बरिंग द कोड। कौन सी जो स्ट्रेटेजी है, जो नीचे 5 स्ट्रेटेजी लिख रखी है, उनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी ब्रिटनी अपनाएगी सो दैट जो उसके चांसेस है रिमेंबर के, इस कोड को रिमेंबर करने के लिए सबसे ज्यादा इंक्रीज हो। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए से रिकॉल नहीं होगा। रिकॉल क्या होता है कि जो भी चीज फ्रॉम सेंसरी से, जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है, सेंसरी से इंफॉर्मेशन कहां जाती है, एचटीएम। फिर एचटीएम में अगर इंटेंशन ज्यादा रहती है, उसको हम रिवर्स करते हैं तो आपकी एलटीएम में जाती है। एलटीएम से हमें क्या करना होता है, रिकॉल करना होता है, या फिर आप कह सकते हो रिट्राइवल करना होता है, सो दैट कि हम उसको यूज कर सके। यहाँ पर रिकॉल का क्या मतलब है, रिकॉल का मतलब कब होगा, जब आपके पास वो इंफॉर्मेशन, यानी कि ये जो नंबर है वो पहले से ही क्या हो, सिक्योर हो, यानी कि आपकी एलटीएम में वो कोड होना चाहिए। लेकिन क्या वो कोड एलटीएम में है, नहीं। वो कह रहा है कि वो कैसे मेमोराइज करे, यानी कि एचटीएम से उसे कहां भेजना है, एलटीएम में। तो रिकॉल तो तब होता है जब कोई प्रोसेस एलटीएम में होता। अभी हम क्या कह रहे हैं कि एचटीएम से है एलटीएम में जाना है, ये रिकॉल नहीं हो सकता। मेंटेनेंस रिहर्सल क्या होता है, मेंटेनेंस रिहर्सल आपका क्या होता है, एक तरीके का आप इसे कह सकते हैं रोट लर्निंग। रोट लर्निंग क्या होता है कि आप उसको बस याद करे जा रहे हो विदाउट द थिंकिंग, विदाउट द इंफॉर्मेशन, विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट। कि आपको मैंने बोला कि ये आपको याद करना है, तो आपने देखा होगा, जैसे आपने 3 इडियट में देखा था, जो चतुर होता है वो क्या करता है, नहीं मतलब नहीं समझना है उस चीज को, बस रट्टाफिकेशन जिसे हम कहते हैं कि रट लिया भाई, ये पूछोगे तो ये आंसर है इसका, और अगर उसके अलावा हल्का से भी क्वेश्चन ट्विस्ट हो गया तो उसका आंसर नहीं दे पाते। तो यहाँ पर क्या रोट लर्निंग इसका प्रोसेस हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। वी आर नॉट सेइंग, वी आर नॉट डिनाइंग, बट क्या इससे अच्छा और आंसर है? अगर हम देखें डीप प्रोसेस, डीप प्रोसेस में क्या होता है, आप कभी भी जब आप मेमोरी के बारे में बात करते हो तो 3 तरह की प्रोसेसिंग होती है। एक होती है शैलो और दूसरी होती है डीप। अब डीप जब हम बात करते हैं डीप प्रोसेसिंग, पहली बात तो ये शैलो और डीप की बात किसने कर रखी है, ये शैलो और डीप आपने बात किसने कर रखी है, ये बात कर रखी है अपनी क्रेक एंड लॉकहार्ट ने। क्रेक एंड लॉकहार्ट ने डीप और शैलो की बात करी थी। उन्होंने क्या कहा था कि भाई अगर जो हमारी इंफॉर्मेशन है, अगर हम उसे अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है अगर हम उसे अच्छे से समझ पाते हैं तो वो हमारी डीप लेवल में चली जाती है, और अगर हम उसे अच्छे से नहीं समझ पाते तो वो कहां रह जाएगी, वो शैलो रह जाएगी। शैलो मतलब कि वो ऊपर ऊपर रह जाएगी। अब शैलो में भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं, अगर आपने देखा हो, मैंने आपको बता भी रखा है। एक होता है आपका स्ट्रक्चरल और दूसरा होता है आपका फिनोमेटिक, PHONEMIC, फिनोमिक या फिर फिनोमेटिक कह सकते हैं। डीप में आपका कौन सा आता है, डीप में आपके आते हैं सीमेंटिक प्रोसेसिंग, दैट इज योर डीप लर्निंग, राइट। तो शैलो में आपके 2 आते हैं, स्ट्रक्चर और फिनोमेटिक। दिया या फिर किसने बात करी थी, ये बात करी थी आपकी किसने, क्रेक एंड लॉकहार्ट ने। कब बात करी थी ये भी मैं आपको बताता हूँ, 1972 में बात करी थी। देखिए, किसी भी चीज को पढ़े तो उसकी जो ऑप्शन है सही गलत वो बात की बात है, क्या आप उसके ऑप्शंस को जितने भी हैं, क्या आप उनको समझ पा रहे हैं, क्या आपको उनके बारे में नॉलेज है, राइट। तो डीप प्रोसेसिंग यानी कि आप यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, सीमेंटिक के बारे में। लेकिन यहाँ पर तो समझदारी या फिर समझने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ सिंपल क्या है, इस नंबर को उसे याद करना है। ओके, न्यूमोनिक्स क्या होते हैं, किसी की भी शॉर्ट फॉर्म, उसकी शॉर्ट फॉर्म जो कि हमारे मेमोरी को इंक्रीज करने में क्या करे, हेल्पफुल रहे।
तो और लास्ट आपका ऑप्शन बचा यानी कि चंकिंग। चंकिंग क्या होती है कि आपने किसी भी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, चार चार पार्ट्स में, जैसे कि इसको हमने डिवाइड कर दिया 1 2 4 4 0, उसके बाद कर दिया 0 1 7 8 2, राइट, और फिर 3 4 6 5 7, इस तरीके से, यानी कि जो एक बड़ा पार्ट है उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज चंकिंग। अब इतने बड़े कोड को रिमेंबर करना हार्ड रहता है, तो विच प्रोसेस वी यूज चंकिंग। गॉट इट, आई होप आपको ये चीज आ गई हो, राइट। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, इसका पहले इसका क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चंकिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ए लिस्ट ऑफ नंबर इनटू लार्जर आइटम चंक्स ड्यूरिंग द वर्किंग। चंक्स क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, तो हमने क्या करा कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। देयरफॉर द इंडिविजुअल रिमेंबर नंबर एज ए चंक्स, छोटे छोटे पार्ट्स में वो क्या हो सकता है, वो अब उन नंबर को क्या कर सकता है, याद कर सकता है इंस्टेड ऑफ द इंडिविजुअल नंबर। दिस अलाउ फॉर द मोर मेमोरी। इससे क्या रहता है, जब हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसको आपने 3 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो आप उस प्रॉब्लम को आसानी से टैकल भी कर सकेंगे एज कंपेयर टू द होल प्रॉब्लम। सेम गोज विद द चंकिंग, ये आपकी मेमोरी को इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहती है। ओके, मेंटेनेंस रिहर्सल कहते हैं, मेंटेनेंस रिहर्सल एंड निमोनिक्स एंड अदर टैक्टिक्स used for memory but are not the best technique to memorize a large list. Deep processing describe a memory strategy that involve making meaning of the what is memorized, कि क्या हमने याद करा है उसका क्या मीनिंग है। जैसे कि आपने मैंने बताया था, इसे आप LOP भी कहते हैं, दैट इज लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। अगर आपकी लेवल ऑफ प्रोसेसिंग क्या रहती है, कम रहती है, तो वो क्या हो जाती है आपकी, कहाँ चली जाती है, वो चली जाती है आपकी शैलो के अंदर, SHALLOW। और अगर उसकी लेवल ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन की अच्छी हुई है तो वो कहाँ चली जाएगी, वो चली जाएगी आपकी डीप में। ओके, तो पहले का आंसर क्या होगा आपका, चंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, स्टूडेंट इन पियानो क्लास आर टॉट टू रिमेंबर द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस क्या है कि एवरी गुड बॉय डिजर्व फज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड यानी कि ई, जी, बी, डी और एफ। First letter of each word in the sentence describe the order of the musical notes. Which memory strategy is used in this example? वो कह रहा है कि इस सेंटेंस को याद करने के बाद जो इनका फर्स्ट लेटर है E, G, B, D, F, कौन सी स्ट्रेटेजी या कौन सी मेमोरी की स्ट्रेटेजी लगेगी so that जो बच्चे हैं वो इसको याद कर सके। अब देखिए हमने क्या करा है, इसमें आप कह सकते हैं E, G, B, D, F, इसे याद रखना है। अगर देखिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जब मैं 11th में था, राइट, या फिर आपने भी बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे, जैसे कि 11 में था तो हमने जो पीरियडिक टेबल थी वो कैसे याद करी थी, ही, ली, ना, के, रब, सीजियम, फर। अगर आप देखोगे ये है हाइड्रोजन, ये है लिथियम, ये है सोडियम, ये है पोटेशियम, ये है रुबिडियम, ये CS और FR, अब मैं भूल गया हूं, राइट, उस समय मेरे को ये सारी चीज याद थे। तो ये क्या है, ये हमने क्या कर दिया है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं आपका निमोनिक्स, राइट, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, निमोनिक्स। अब जैसे कि आप किसी भी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो, जैसे कि अगर हम बात करें जो आपकी थ्योरी दी गई थी, राइट, डिफरेंट काइंड ऑफ द थ्योरी दी गई है, तो उनको आप क्या करते हो, छोटे छोटे पार्ट्स में उनके फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड के हिसाब से उन्हें क्या कर लेते हो, आप उन्हें याद कर लेते हो। जैसे कि कोई भी ले लीजिए, अगर जैसे मैं गार्डनर की थ्योरी की बात करूं, गार्डनर की थ्योरी की अगर बात करूं तो यहां पर हम लिखते हैं माइन बिल्स। अब देखिए माइन बिल्स क्या है, M स्टैंड फॉर योर म्यूजिकल, I स्टैंड फॉर इंटरपर्सनल, N स्टैंड फॉर नेचुरलिस्टिक, E स्टैंड फॉर एक्सट्रावर्जन, राइट, या फिर एग्जिस्टेंशियल, B स्टैंड फॉर बॉडीली काइनेस्थिक, I स्टैंड फॉर, अगर ये इंटरपर्सनल है तो ये इंट्रा हो जाएगा, और अगर ये इंट्रा है तो इंटरपर्सनल हो जाएगा, राइट। L स्टैंड फॉर लिंग्विस्टिक, दूसरा L स्टैंड फॉर लॉजिकल मैथ, एंड S स्टैंड फॉर स्पैटियल फंक्शनिंग। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं गार्डनर की थ्योरी को, राइट, गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल एजेंट्स। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये दीज आर कॉमनली नोन एज द निमोनिक्स। और यही तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने क्या कहा कि फर्स्ट लेटर ऑफ द ईच वर्ड ऑफ द सेंटेंस को आपको क्या करना है, उनको याद रखना है। निमोनिक्स इज द राइट आंसर। दूसरों के बारे में भी बात कर लेते हैं। चंकिंग, चंकिंग का तो इसमें कुछ है नहीं। चंकिंग तब होता है जब आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको आपको याद करना है, तो आप व्हाट यू डू, आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो।
मेंटेनेंस रिहर्सल मैंने आपको दोबारा बता रहा हूं कि ये क्या होती है, एक तरीके के रोट लर्निंग होती है कि किसी ने कहा और आप सिर्फ विदाउट अंडरस्टैंडिंग उससे क्या कर याद कर रहे हो। शैलो प्रोसेस जब आपकी इंफॉर्मेशन कम हो, शैलो प्रोसेस के अंदर दो पार्ट आते हैं आपके, स्ट्रक्चरल और फिनोमिक, राइट। डीप प्रोसेसिंग में आपका आता है कौन सा, जो मैंने अभी आपको बताया था, दैट इज सीमेंटिक। इन चीजों को भी आपको याद रखना है। तो निमोनिक्स इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं। निमोनिक्स आर पर्पसफुल स्ट्रेटेजी फॉर मेमोराइजिंग एंड ऑफन involve making connection to the other things or other linguistic strategies to aid in memory. The other choices are memory strategies but are not described in the question. राइट। तो निमोनिक्स का इसका एग्जांपल है, जब आपको कोई कहता है कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस है, उसको आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट वर्ड आपको याद रखना है, तो दैट इज निमोनिक्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following memory strategy is not effective for the creating long term memories? कौन सी स्ट्रेटेजी है जो कि इतनी इफेक्टिव नहीं है जब आप क्या क्रिएट करते हो, लॉन्ग टर्म मेमोरी को क्रिएट करते हो। अब देखिए लॉन्ग टर्म मेमोरी से यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करेंगे कि जब हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी से आपका क्या कनेक्शन नहीं है, तो हमेशा याद रखना कि जो पहले एचटीएम में होगी उसके बाद ही सारी चीज आपकी एचटीएम एलटीएम में जाती है, और एचटीएम से पहले कहाँ होती है, वो सेंसरी के थ्रू होती है। अब सेंसरी मतलब आपके जो सेंसेस होते हैं उसके थ्रू एचटीएम में जाती है, एचटीएम से देन एलटीएम में जाती है, राइट। तो क्या कह रहा है ये निमोनिक्स डेफिनेटली हेल्प करते हैं हमें किसी भी इंफॉर्मेशन को जो कि एचटीएम में एलटीएम में पहुंचाने के लिए। रिकॉल भी क्या होता है, रिकॉल जो आपकी एलटीएम में है उसको दोबारा एज ए वर्किंग के रूप में याद करने के लिए एलटीएम यूज होता है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी कि ये इफेक्टिव है, लेकिन हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉट इफेक्टिव, तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। चंकिंग भी आपको मेमोरी में क्या करती है, हेल्प करती है, ये ऑप्शन भी नहीं है। डीप प्रोसेसिंग भी मैंने आपको बताया था क्या करती है, मेमोरी का एक पार्ट है। क्रैक एंड लॉकहार्ट ने लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल दिया था, उसका एक पार्ट है शैलो और डीप प्रोसेसिंग। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अब देखिए एलिमिनेट करना आना चाहिए आपको। मैं हमेशा कहता हूं सिलेक्शन से ज्यादा रिजेक्शन ऑफ द ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटेनेंस रिहर्सल विदाउट लर्निंग। अब मेंटेनेंस रिहर्सल मैंने आपको बताया था कि ये क्या होती है, ये सिंपल आपकी क्या है, रोट लर्निंग है। आपने उसे अगर रखा, रट्टा मार रखा, क्या आपने उससे कुछ सीखा, क्या आपने उससे कुछ लर्न करा, कुछ लर्न नहीं करा। क्या इससे रोट लर्निंग से आपकी मेमोरी में कोई इफेक्ट पड़ा, या मेमोरी में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। वही तो वो पूछ रहा है कि कौन सी स्ट्रेटेजी है जो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, मेंटेनेंस रिहर्सल विदाउट लर्निंग, राइट। बिना कुछ सीखे आप क्या करे जा रहे हो, उसे रिहर्स करे जा रहे हो, बस बोले जा रहे हो कि ए के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कुछ भी आपने उससे कुछ सीखा नहीं। दैट इज मेंटेनेंस रिहर्सल विदाउट लर्निंग इज योर राइट आंसर। देखिए क्या लिख रखा है यहाँ पर, मेंटेनेंस रिहर्सल ऑल्सो नोन एज द रोट रिहर्सल। क्या है रोट रिहर्सल, रेफर टू द रिपीटिंग इंफॉर्मेशन ओवर एंड ओवर अगेन विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज it does not involve association the information with previously stored information or a greater understanding of the information. It is less successful with getting information into the long term. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ रोट लर्निंग है। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है ना ही उससे इसका कुछ कनेक्शन होता है, ना ही वो कनेक्शन कर पाती है। तो जब प्रीवियसली इंफॉर्मेशन जो आपके पास स्टोर है उससे कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये जो आपकी लर्निंग है, सपोज करिए 10 रुपए है आपके पास, अब 5 रुपए आ गए कहीं ना कहीं से, अगर जब ये इसके साथ ऐड होंगे तभी तो 15 रुपीज बनेंगे। अगर ये 5 रुपए अलग ही पड़े हुए हैं और ये 10 रुपए अलग ही पड़े हुए हैं, तो अगर मैं कहूं इसका होना ना होना बेकार है। क्यों, क्योंकि आप इसके साथ उसे यूज ही नहीं कर सकते। सेम ये क्या है, ये आपकी एक रोट लर्निंग है, ये क्या है आपकी एक रोट लर्निंग है, और ये क्या है, ये आपकी लर्निंग है, या फिर आप कह सकते हो प्रीवियस इंफॉर्मेशन। तो रोट लर्निंग में होते हुए भी कोई भी इफेक्ट नहीं डालती है, क्योंकि क्या है, हम इसमें बिल्कुल भी समझते नहीं है। अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या होती है, यहाँ पर जीरो होती है। हमने क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ उसे मगअप कर लिया है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अगर आपको कुछ भी यहाँ पर यूजफुल लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि आप, आपके दोस्त और आपके साथ वाले जो भी बच्चे आपको लगते हैं वो यूजीसी नेट क्लियर कर पाए, और हम साइकोलॉजी के एक ऐसे
मैं कहूंगा एक ऐसे पीक पर उसे ले जाएं जहां पर कि जो आपके फ्रॉड बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, दूसरे लोग बैठे हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, एंड दे आर डूइंग द फ्रॉड कि हम आपको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, हम आपको ये कर रहे हैं, वो क्या हो सके, वो बिल्कुल डाउन साइड हो सके। हमारे पास इतनी नॉलेज हो, जबकि मैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन दे रहा हूँ, कि हमारे पास इतनी नॉलेज हो कि हम कह सके कि नहीं दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, वी नो दैट, हमें पता है क्या ये सही है क्या ये गलत है, राइट। लेकिन जब आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो फिर क्या सही और क्या गलत। इसलिए मैं कहता हूं कि पढ़े, एजुकेट हो और दूसरे को भी एजुकेट करें। एजुकेशन बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट वीपन है जो कि पूरी सोसाइटी को चेंज कर सकता है। ओके, तो उसके लिए चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करे रखिए, वीडियो को पूरा देखिए, आपकी लर्निंग यहाँ पर डेफिनेटली हम इंक्रीज करवा के ही रहेंगे, राइट। मैंने खुद 3 बार यूजीसी नेट निकाल रखा है, 2 बार गेट निकाल रखा है। आगे देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। आई एम जस्ट इन अ प्रोसेस टू कीप अंडरस्टैंडिंग माई नॉलेज की इसके अंदर और किस किस तरीके से मैं इस सब्जेक्ट को आपके लिए और से ज्यादा आसान बना सकता हूँ। ओके, तो आप लोगों का साथ उसमें चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में सारी वीडियोस आपको मिले। Moving on to next question, that is question number 4. Which two factor are critical in process of storing information? ध्यान रखिए, सिर्फ किसकी बात कर रहा है, स्टोर करने के लिए। स्टोर करने के लिए हमने एक पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था पता है, ये कौन सा हमने मेथड पढ़ा था, हमने एक मेथड पढ़ा था आपका स्टोरेज का, जहां पर हम क्या बताते हैं कि जो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन होती है वो कहां जाती है, इनकोडिंग होती है। सबसे पहले क्या होता है आपका, इनकोडिंग होती है, उसके बाद स्टोरेज होती है, और उसके बाद क्या होता है, रिट्राइवल होता है, राइट। यही हमने पढ़ा है मॉडल। कौन सा मॉडल होता है कोई अगर बताएगा, अगर आप लोगों को पता है तो आप देखते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और देखते हैं किन किन लोगों को पता है कि हम किस मॉडल की ये बात कर रहे हैं, अगर आपको ये मॉडल पता है तो, राइट। तो यहां पर क्या कह रहा है कि स्टोर, जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं तो कौन सी 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि जो स्टोरेज है जो कि आपका मिडिल पार्ट है उससे जो आपकी इंफॉर्मेशन है कहां जा सके, वो इंफॉर्मेशन आपकी एलटीएम में जा सके, राइट। सेंसरी से आपकी एचटीएम और एचटीएम से एलटीएम। ये वाला मॉडल कौन सा है, आई होप आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे। फिर भी नहीं आता है तो ये आपका लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल, या फिर आप कह सकते हैं इसे क्या, कॉग्निटिव सीआईपी, कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, सीआईपी मॉडल, राइट। आइए, सेंसरी से एचटीएम में जा रही है, एचटीएम से एलटीएम में जा रही है। तो कभी भी देखिए कोई भी चीज जब एलटीएम में जारी होती है तो आपने बहुत सुना होगा, आपका टीचर कहता है कि इस क्वेश्चन को रटो मत, इस क्वेश्चन को समझो। समझो मतलब उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो कि वो क्या कहना चाहता है। कभी भी देख लेना, जो आपके टीचर होंगे वो आपसे कभी भी, या फिर आपके पेरेंट्स होंगे, आप उनसे पूछना हमेशा, जो पुराने जमाने के टीचर थे, आपका पता नहीं, लेकिन जो पुराने थे और अभी भी टीचर कुछ, वो क्या कहते हैं कि क्वेश्चन को रटो मत, क्वेश्चन को समझो क्या कहना चाह रहे हैं। जब आप क्वेश्चन को समझ जाओगे तो आधा क्वेश्चन तो तभी आपका क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन को समझो, समझो मतलब अंडरस्टैंड करो। जब आप उसको समझ जाओगे यानी कि वो किस में जा रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन में स्टोर हो रहा है, यानी कि जो लास्ट पार्ट है वो होना चाहिए हमारा अंडरस्टैंडिंग। ए और बी ऑप्शन है, बाकी ये तीनों ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए। देखिए कैसे रिजेक्शन करा, राइट। तो वही मैं कहता हूं, हर एक दिन से हर एक चीज से आप कुछ ना कुछ क्या होते हो, समझते हो। हर एक चीज से, हर एक जो आपका बॉडी का पार्ट है, जो आपका बिहेवियर है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, उसमें आप 90% क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। हम अपने टीचर, जो आपका टीचर होता है वो हमेशा आपसे कहता है बेटा क्वेश्चन को समझो, पहले समझो उसके बाद करो, यानी कि क्वेश्चन को क्या करो, पहले अंडरस्टैंड करो। अब इन 2 ऑप्शन में से आपका कोई आंसर है, रिकॉल। रिकॉल का तो कुछ हो ही नहीं सकता। रिकॉल कब होता है, जब कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी एलटीएम में है और अब आपको क्या चाहिए, उस इंफॉर्मेशन को यूज करना है, तो आप क्या करोगे, रिकॉल करोगे। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर तो स्टोरिंग के लिए पूछा है, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमने कर लिया। अगर आप देखोगे तो दोबारा समझा देते, तो उसने कहा कि वो 2 फैक्टर जो कि आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहते हैं। तो कभी भी देखना, सेंसरी से एचटीएम में जाती है, एचटीएम से एलटीएम में जाती है। आपने अब एचटीएम से एलटीएम में जब जाती है,
क्या आपका टीचर कहता है कि बेटा क्वेश्चन को समझो, तो वो इंफॉर्मेशन अभी कहाँ है, एचटीएम में स्टोर नहीं हुई है। वो क्या कहता है कि बेटा पहले क्वेश्चन को समझो, उसके बाद इस क्वेश्चन को आंसर करना। पहले सुनो, पहले समझो। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि पहले उस क्वेश्चन को समझो, यानी कि अंडरस्टैंड करो। अब अंडरस्टैंड सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन में आ रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, यानी कि ये तो गलत हो गए। अब अंडरस्टैंड के साथ दूसरा है लर्निंग और एक और है रिकॉल। रिकॉल कब होता है? जब कोई इंफॉर्मेशन हमारी एलटीएम में है। एलटीएम में है मतलब कि वो पहले से क्या हो रखी है, स्टोरेज में है। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, स्टोर करने के लिए, स्टोरेज में नहीं, स्टोर करने के लिए, यानी कि ये ऑप्शन आपका अपने आप गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द सही आंसर। अब यहां पर देख लेते हैं कि पहले सीखो और फिर समझो, पहले लर्न करो और उसके बाद उसे क्या करो, अंडरस्टैंड करो, राइट। तो पहले क्या होता है आपका, लर्निंग होती है, उसके बाद उसे क्या करना होता है, समझना पड़ता है। लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि सीख जाना, हाँ, मैं आपको बता रहा हूं दैट इज अ प्रोसेस ऑफ द लर्निंग। उसके बाद ही आप अंडरस्टैंड करोगे कि सर ने ये कहा है, कैन इट बी पॉसिबल इन द डिफरेंट डिफरेंट वे, कैसे मैं इसको यूज करूं, कैसे मैं इसको अप्लाई करूं, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। राइट नाउ इफ यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब, दैट इज यू आर लर्निंग फेज। उसके बाद जब आप उस यूट्यूब से पढ़कर या फिर मेरे चैनल से पढ़कर या मेरे लेक्चर से पढ़कर समझ जाते हो और उस नॉलेज को अप्लाई कर रहे हो, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन है वो बी होगा। लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग हैव रिपीटेडली बीन शोन एज द प्राइमरी फैक्टर of getting information into the long term memory. Rote memorization without attention to the meaning or understanding does not transfer to the long term memory. Rote memorization, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लर्निंग में कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। बिकॉज इट रेफर टू मेमोरीज और थॉट दैट आर करंटली एक्टिवेटिंग एंड बीइंग यूज्ड, शॉर्ट टर्म मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड एज। यहां पर उसने पूछा क्या, देखिए कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को क्या कहते हैं। तो देखिए यहां पर मैं एक प्रोसेस यूज करूंगा, क्रैप वर्क। अगर मैं करूं, ये मैं कौन सी टेक्निक यूज कर रहा हूं, ये जो मैंने क्रैप और वर्क लिखा है, दिस इज निमोनिक्स। आई एम यूजिंग द निमोनिक्स। जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसको हम बेसिकली 5 उसके नाम है, कौन कौन से, अगर आप देखोगे, दैट इज योर कॉन्शियस मेमोरी, रिसेंट मेमोरी, एक्टिव मेमोरी, P stand for present memory and working memory, राइट। अगर आप यहां पर देखोगे तो आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पर प्रेजेंट मेमोरी भी आ रहा है और आपका वर्किंग मेमोरी भी आ रहा है। अब कौन सी मेमोरी को हम ज्यादा यूज करेंगे और कौन सी मेमोरी को यूज नहीं करेंगे, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर P स्टैंड फॉर प्रेजेंट मेमोरी भी होता है, लेकिन पहले पहले ये आपको प्रेजेंट मेमोरी कहा गया था, उसके बाद इसमें चेंज करके इसे प्राइमरी मेमोरी कह दिया गया था। तो प्रेजेंट मेमोरी बहुत ही रेयर चांसेस होगा जो आपको मिला होता है। अब प्रेजेंट की जगह क्या हो गया आपका, प्राइमरी मेमोरी हो गया। क्या यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी है? नहीं, ये पहले कहा जाता था, प्रेजेंट मेमोरी पहले कहा जाता था, लेकिन उसके बाद इसमें चेंज हो गया है। प्रेजेंट की जगह उसमें क्या कर दिया गया, प्राइमरी मेमोरी कर दिया गया। क्या कॉन्शियस है यहाँ पर? नहीं है। क्या आपकी रिसेंट मेमोरी है यहाँ पर? रिसेंट मेमोरी भी नहीं है। क्या यहाँ पर एक्टिव मेमोरी है? एक्टिव मेमोरी भी नहीं है। प्राइमरी मेमोरी भी नहीं है। बचा क्या, सिर्फ वर्किंग मेमोरी, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को आपको वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं, प्रेजेंट मेमोरी पहले कहा जाता था, अब नहीं कहा जाता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अटेंशन, हाँ, अटेंशन तो एक सेपरेट टर्म है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को अटेंशन कभी नहीं कहते। स्कीमाटा यानी कि स्कीमा से रिलेटेड है, वो भी आपका किस में, शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं आता। प्रोसीजर मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ द एलटीएम, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बचा है, जो कि सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्किंग मेमोरी इज अनदर वे टू रेफर टू द शॉर्ट टर्म मेमोरी। द टर्म इंडिकेट आइडियाज एंड द थॉट ऑफ एन इंडिविजुअल इज करंटली वर्किंग ऑन, राइट, कि जिस पे अभी आप राइट नाउ वर्किंग कर रहे होते हो, तो वो आइडियाज, वो थॉट आपके वर्किंग मेमोरी में कहलाते हैं। अटेंशन एंड द स्कीमेटा आर अदर कंसेप्ट ऑफ द मेमोरी, जैसे कि मैंने बताया था, बट दे आर नॉट सिनोनिम्स फॉर द शॉर्ट टर्म मेमोरी। प्रेजेंट मेमोरी इज नॉट ए टर्म इन द मेमोरी लिटरेचर, ऑल्सो शॉर्ट टर्म मेमोरी इज प्रेजेंट बेस्ड, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले प्रेजेंट मेमोरी उसे कहा जाता था, उसके बाद उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, उसका नाम चेंज करके प्राइमरी मेमोरी कर दिया गया था। वही उन्होंने लिख रखा है कि अब वो टर्म नहीं रही है मेमोरी बेस में। प्रोसीजर मेमोरी इज ए टाइप ऑफ द लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो कि हम सबको ही पता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। व्हेन
Lori returned to her college campus after 10 year after graduation. She found herself flooded with the memories that she did not even know she had. What did the campus visit represent to the Lori? क्या कहा है कि लॉरी अपने कैंपस 10 साल बाद जब रिटर्न हुई तो वो इतनी ज्यादा उसके पास मेमोरी फ्लडेड होगी उसके ब्रेन में, उसके आइस के सामने, कि वो अवेयर भी नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हुआ था। बट जब उसने उस सराउंडिंग से देखा, उस सराउंडिंग को देखा, तो उसमें अचानक से क्या आने लग गए, मेमोरीज आने उसके स्टार्ट हो गए कि हमने यहाँ पर खेल कूद करी थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, या कुछ भी। तो क्या होता है वो, देखिए सबसे पहली बात तो जो ऑप्शन नंबर आपका ए है, इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होती है, आपकी अनकॉन्शियस मेमोरी होती है। इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होती है, आपकी अनकॉन्शियस मेमोरी होती है। यहाँ पर अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात ही नहीं करी है, राइट। तो यहाँ पर किसकी बात करी है, ऑल्सो जो आपकी मेमोरीज आ रही है, जो आपकी मेमोरी जो फ्लैशबैक आ रही है वो अनकॉन्शियसली आ रही है, लेकिन यहाँ पर हमने अनकॉन्शियस के बात के बारे में बात करी ही नहीं। दूसरी बात करते हैं रिट्राइवल क्यूज। रिट्राइवल क्यूज क्या होते हैं कि आपको मेमोरी की वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपको अपने एक्सटर्नल फैक्टर से मिल जाती है। अब ये एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो सकता है, एक्सटर्नल फैक्टर आपके कुछ भी हो सकते हैं, आपके सीन हो सकते हैं, आपकी स्मेल हो सकती है, आपके साउंड हो सकते हैं। तो यही तो केस है, अगर आप देखोगे लॉरी जैसी कॉलेज गई उसको वो सीन्स याद आ गए, वो स्मेल जो कहते हैं ना, भीनी भीनी सी खुशबू थी एक उन ईंटों में या फिर उन गलियों में, भीनी भीनी सी खुशबू थी, वो साउंड जो वहां पर बज रही थी, बैल का बजना, कि यार इस समय हमारी रिंग होती थी, इस समय हमारा लंच होता था और हम बंक कर रहे होते थे, हम कैंटीन में बैठ रखे होते थे। तो जो आपके रिट्राइवल क्यूज रहते हैं वो किसके थ्रू रहते हैं, हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर के। और यहाँ पर वही तो कह रहा है कि जैसे ही वो वहां पर गई, जो सारे फैक्टर्स थे, डेट माइट बी डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर, वो सारे डिफरेंट फैक्टर अचानक उसको क्या होने लग गए, उसकी मेमोरी में आने लग गए। रिट्राइवल क्यूज द राइट आंसर। मेमोरी ट्रेसेस क्या रहते हैं कि आप कहीं गए हैं तो उसका ब्लूप्रिंट, राइट, उसका ब्लूप्रिंट आपकी मेमोरी में रखा रह गया है, एक तरीके से आप कह सकते हो उसका लेमन टर्म में कॉग्निटिव मैप, बट कॉग्निटिव मैप डिफर हो जाता है। मेमोरी ट्रेसेस जो आपका एक, जहां आप गए हो, कहीं भी आप गए हो, उसका एक ब्लूप्रिंट आपके माइंड के अंदर है कि हाँ ये सारी चीजें हो सकती है, राइट। तो ब्लूप्रिंट भी इसका सही आंसर नहीं होगा। स्कीमा क्या होते हैं, वो नॉर्म्स जो कि हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं, जो कि यूनिवर्सल है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल का तो कोई बात नहीं हो रही, तो स्कीमा भी नहीं होगा। सिमेंटिक मेमोरी भी यहाँ पर नहीं हो सकती है। सिमेंटिक मेमोरी क्या होती है, आपके फैक्ट्स, कंसेप्ट, यहाँ पर कोई फैक्ट्स की बात नहीं हो रही, ना ही कोई कंसेप्ट की बात हो रही है। तो रिट्राइवल क्यूज द राइट आंसर। Lorry visited provided her with a retrieval cues that then activate her memory. She had not forgotten this experience but had no access to them until returning to the place where the memories occur. कि जब तक उसके पास उन मेमोरी का कुछ भी एक्सेस नहीं था, लेकिन जैसे ही वो वहां उस प्लेस पे पहुंची, वो सारी मेमोरीज जो से आने क्या लगी, याद आने लगी। इम्प्लिसिट मेमोरी कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द एक्सपीरियंसेस आउटसाइड ऑफ द कॉन्शियसनेस। क्या है कि वो कॉन्शियसनेस के आउटसाइड है, यानी कि अनकॉन्शियस, मैंने आपको बताया था इम्प्लिसिट मेमोरी कहाँ होती है, आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर होती है। द अदर चॉइसेस आर कंसेप्ट इन द मेमोरी बट आर नॉट डिस्क्राइब इन द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Adrian was given a list of the grocery to buy, but when he got to the store, he remembered only the first 3 items and on the list and the last item on the list. यानी कि पहले 3 आइटम और कुछ लास्ट के आइटम उसे लिस्ट में से याद है। Which memory concept describe Adrian experience? ये तो हमने बहुत बार करा हुआ है। Primacy and recency effect, right? Primacy effect क्या होता है, जब आपको किसी भी लिस्ट के पहले जो शब्द है, वर्ड्स है, अल्फाबेट है, नंबर है, वो याद रहे। रिसेंसी इफेक्ट जो आपके लास्ट के होते हैं, फर्स्ट के जब हमें पास याद रहते हैं उसे हम कहते हैं प्राइमेसी इफेक्ट। रिसेंसी इफेक्ट जो अब आपके लास्ट में जो आपको नंबर है, डिजिट्स हैं, वर्ड्स हैं, सिंबल है, वो याद रहे, दैट इज योर रिसेंसी इफेक्ट। कभी भी बीच वाले को कभी भी याद नहीं हो सकता। फ्री रिकॉल क्या होता है कि भाई आपको एक लिस्ट दी गई है, अब 1 2 3 ऐसा इनका है, 1 2 3 4 5, आपने उनको पहले 1 बोला, फिर 5 बोला, फिर 4 बोला, 3 बोला, फिर 6 बोला, किसी भी तरह से विदाउट एनी सीक्वेंस आपने उन्हें रिकॉल कर दिया, दैट इज फ्री रिकॉल। वर्किंग मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ द एचटीएम, राइट। इफेक्ट कौन सा हुआ है आपका, प्राइमेसी और रिसेंसी इफेक्ट। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था जो आपका प्राइमेसी इफेक्ट होता है वो किसके अंदर जाता है, आपका एलटीएम के अंदर, और जो रिसेंसी इफेक्ट होता है वो किसके अंदर जाता है, आपका एचटीएम के अंदर। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा गया हुआ है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख लेना, राइट।
बाकी वीडियो पॉज करके आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर मैं इस चीज को बताऊंगा नहीं क्योंकि हमने बहुत बार कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरिंग इमोशनल मेमोरीज। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इन सारी चीजों की तो देखिए जो फ्रंटल लोब होती है वो किस लिए यूज होती है, जो फ्रंटल लोब होती है वो आपकी सिमेंटिक मेमोरीज के रिलेटेड होती है। ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। सिमेंटिक मेमोरी से रिलेटेड होती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होती है ये आपकी किससे रिलेटेड होती है, ये आपकी रिलेटेड होती है एचटीएम यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से। एमिगडाला जो होता है आपका हमेशा किससे रिलेटेड रहता है, इमोशन से। हिप्पोकैम्पस होता है वो किससे रिलेटेड रहता है, आपका एपिसोडिक मेमोरी से। और जो मोटर कॉर्टेक्स होता है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है मोटर, यानी कि कितने अच्छे तरीके से आप अपने स्किल्स को, आप अपने जो हैंड मूवमेंट है उनको शो कर सकते हो। अब हैंड मूवमेंट किस में आता है, आपको स्किल्स किसके अंदर आता है, दैट इज प्रोसीजरल, कि आप किसी काम को किस तरीके से कर रहे हो, दैट इज प्रोसीजरल मेमोरी। पूछा किसके बारे में, उसने इमोशंस के बारे में, तो यानी कि अमिगडाला इज द राइट आंसर। एक चीज को याद रखिएगा, अमिगडाला हिप्पोकैम्पस के अंदर आता है। हिप्पोकैम्पस आपका बड़ा पार्ट है, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है अमिगडाला। इस चीज का भी आपको याद रखना है, राइट। हिप्पोकैम्पस के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आप जाएं तो वहां देख सकते हैं, राइट। इसमें हिप्पोकैम्पस से दो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, राइट, कि अगर हिप्पोकैम्पस आपका चोट लग जाए, राइट, या फिर हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाए तो एमनीशिया हो जाता है। अब एमनीशिया कितने टाइप का होता है, किस एमनीशिया से कौन सी डिसीज हो जाती है, या फिर क्या होता है उसके अंदर, वो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं जो कि हम आगे बात करेंगे, राइट। तो अमिगडाला का आंसर है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिख भी रखा है, द अमिगडाला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरिंग इमोशनल मेमोरी, जो कि मैंने अभी आपको बताया, राइट। द फ्रंटल लोब A and the hippocampus are involved in storing semantic and the episodic memory, जो मैंने आगे लिख दिया, सारी चीजें आगे लिख दी है। The motor cortex stores procedural memory and the prefrontal cortex store the short term memory. ओके, तो ये मैंने पहले ही लिख रखा है, आप आगे भी उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्या कह रहा है, आफ्टर हिज बाइक एक्सीडेंट सीन वाज डायग्नोस्ड विद रेट्रोग्रेड अमनीशिया, जो कि अभी हम बात कर रहे थे, व्हाट इज सीन एक्सपीरियंस ऑफ द मेमोरी। तो देखिए पहले इसकी बात करने से पहले मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। मैंने आपको बताया था हिप्पोकैम्पस बेसिकली किससे एसोसिएट रहता है, हिप्पोकैम्पस आपका इमोशन से भी रिलेटेड रहता है, मेमोरी से भी और मोटिवेशन से भी, राइट। तो जो हमने यहाँ पर बात करी है, मैंने आपको बताया था हिप्पोकैम्पस के अंदर ये क्या रहा है आपका एमिगडाला, यानी कि अगर एमिगडाला किससे रिलेटेड है, इमोशन से, तो समहाउ हिप्पोकैम्पस भी इमोशंस में होगा। लेकिन देखिए अगर हम स्पेसिफिक जाए तो एमिगडाला है, लेकिन जनरल में अगर बात करें तो हिप्पोकैम्पस में भी रिलेटेड टू द इमोशंस, राइट। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें, जो हिप्पोकैम्पस होता है आपका, जो हिप्पोकैम्पस होता है वो पार्ट आपका तीन चीज से रिलेटेड करता है, इमोशंस, मेमोरी, थर्ड होता है आपका मोटिवेशन। यहां पर वो बात किसकी कर रहा है, मेमोरी की बात कर रहा है, तो मेमोरी के बारे में बात करते हैं कि एक्सीडेंट हुआ और सीन को क्या हुआ, रेट्रोग्रेड अमनीशिया हो गया। अब अमनीशिया क्या होता है, अमनीशिया एक डिसीज होती है जब आपका हिप्पोकैम्पस, यहां पर मैं लिख देता हूं, हिप्पोकैम्पस जब आपका डैमेज हो जाता है तो आपको एमनीशिया होने लग जाता है। अब एमनीशिया क्या होती है, दैट इज लॉस ऑफ मेमोरी। अब एमनीशिया में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका रेट्रो और एक होता है आपका एंटीरो, एंटीरोग्रेड और एक रेट्रोग्रेड। अब पहले बात करते हैं एंटीरोग्रेड की, क्योंकि रेट्रोग्रेड तो क्वेश्चन में पूछा गया है। एंटीरोग्रेड क्या होता है कि लॉस ऑफ एबिलिटी टू फॉर्म न्यू मेमोरीज, जो न्यू मेमोरीज हैं वो नहीं बना पाएगा, ऑल्दो जो उसकी ओल्ड मेमोरीज हैं वो सेफ रहेंगी। जो ओल्ड मेमोरीज है वो मे बी सेफ, आई एम नॉट सेइंग 100% सेफ, ओल्ड मेमोरी क्या रहेंगी, मे बी सेफ रहेंगी, लेकिन न्यू मेमोरी वो कुछ भी नहीं बना पाएगा। रेट्रोग्रेड अमनीशिया क्या आता है कि आपका जो रिसेंट एक्टिविटी हुई है, आपकी जो रिसेंट एक्टिविटी है उसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं होगा। यानी कि अगर यहाँ पर हम बात करें
तो शीन का क्या हुआ है, बाइक एक्सीडेंट हुआ है। तो जब उससे पूछा जाएगा कि आपका बाइक एक्सीडेंट कैसे हो गया, उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता होगा। दैट इज रेट्रोग्रेड एमनीशिया। ही हैज नो एबिलिटी टू क्रिएट न्यू मेमोरीज। ये किसके लिए होता है, ये आपका जो मैंने अभी आपको बताया एंटीरोग्रेड। अगर वो नई मेमोरीज नहीं बन पा रहा है तो दैट इज एंटीरोग्रेड एमनीशिया। लेकिन उसने पूछा क्या है, रेट्रोग्रेड। ही हैज नो एबिलिटी टू रिमेंबर द थ्री ईयर ऑफ हिज लाइफ लीडिंग अप टू द एक्सीडेंट। बिल्कुल ठीक भाई, रिसेंट मेमोरीज की क्या है, बिल्कुल उसे कोई पता नहीं है कि एक्सीडेंट कैसे हो गया, कब हुआ था, किस तरह से हुआ था, कोई मेमोरी उसे नहीं पता है। ही हैज नो एबिलिटी टू रिमेंबर एनीथिंग अबाउट हिज लाइफ, बिल्कुल गलत है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राइट, याद रखना ये पूछ लेता है कि एमनीशिया इज द लॉस ऑफ मेमोरी। एंटोग्रेड में क्या होता है कि न्यू मेमोरी नहीं बना पाता, ओल्ड मेमोरी में भी सेफ। रेट्रोग्रेड में क्या होता है, जो रिसेंट जो उसकी मेमोरी है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उसे बिल्कुल नहीं पता चलता कि कैसे किस क्या चीज हुई है, एंड बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर दैट एक्टिविटी क्या क्यों उसकी मेमोरी लॉस हो गई है। राइट, आंसर देख लेते हैं। रेट्रोग्रेड अमनीशिया इंडिकेटेड लॉस ऑफ मेमोरी लीडिंग अप टू द इंसिडेंट। जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में उसे क्या नहीं है, कोई भी मेमोरी नहीं पता है। मेमोरी दैट आर क्लोजर टू द इंसिडेंट आर मोर लाइकली टू बी द लॉस्ट। जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है उसके पास जो मेमोरी है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, दोज दैट ऑफ द बीन स्टोर, जो लॉन्ग टर्म में यानी कि जो ओल्ड मेमोरी है, जो ओल्ड मेमोरी है वो माइट भी आपकी सेफ रहेंगी। राइट, चॉइस ए डिस्क्राइब एंटीरोग्रेड अमनीशिया, द अदर चॉइसेस डू नॉट डिस्क्राइब ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ द अमनीशिया, जो कि मैंने आपको बताया। चॉइसेस ए क्या बता रहा है, एंटीरोग्रेड। चॉइस बी क्या बता रहा है आपको, रेट्रोग्रेड। लास्ट बट नॉट लीस्ट गाइस, अगर अभी तक आप हमारी वीडियो पे बने रहे हैं तो वेरी वेरी थैंक यू। यू आर मोस्ट डेडिकेटेड टुवर्ड द यूजीसी जेआरएफ और गेट। राइट, आपका हम पेपर जरूर निकलवा के रहेंगे, बस हमारे चैनल पे आप बने रहिए। सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और अच्छी से अच्छी हम वीडियो, अच्छे से अच्छी ग्राफिक्स, अच्छी से अच्छी चीजें हम आपके पास पूरी मोटिवेशन के साथ यहाँ पर हम ला सके। ओके, लास्ट क्वेश्चन, द एडिशन ऑफ द न्यू इंफॉर्मेशन कैन इंटरफेरेंस विद ऑलरेडी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन लीडिंग टू द फॉरगेटिंग, व्हाट इज दिस फिनोमिनन कॉल्ड। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो न्यू इंफॉर्मेशन आ रही है, न्यू इंफॉर्मेशन आ रही है वो क्या कर रही है, जो पुरानी हाँ जी, न्यू इंफॉर्मेशन कैन इंटरफेरेंस विद ऑलरेडी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, मींस जो न्यू इंफॉर्मेशन है वो प्रेशराइज किसको कर रही है, ओल्ड इंफॉर्मेशन को। न्यू इंफॉर्मेशन कैन इंटरफेरेंस विद ऑलरेडी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। न्यू इंफॉर्मेशन क्या कर रही है, पुरानी इंफॉर्मेशन, पुराने को हम क्या कहते हैं, रेट्रोएक्टिव इन्फ्लुएंस इज योर राइट आंसर। और जब ओल्ड इंफॉर्मेशन प्रेशराइज करे न्यू इंफॉर्मेशन को, न्यू को हम क्या कहते हैं, प्रो। देखिए, जब न्यू पुराने पर आप प्रेशराइज या फिर इंटरफेरेंस कर रही हो, रेट्रो। जब ओल्ड न्यू पर लगा रही हो, इस चीज को याद रखना कि कौन प्रेशराइज कर रहा है और कौन हो रहा है। न्यू प्रेशराइज किसको कर रहा है, ओल्ड को। हो कौन रहा है, ओल्ड, रेट्रो। जब ओल्ड न्यू को करेगा, प्रेशराइज कौन हो रहा है, न्यू, तो प्रोएक्टिव। राइट, दीज आर द टू टाइप ऑफ द इंटरफेरेंस दैट वी थिंक। डीके थ्योरी क्या होती है, डीके थ्योरी होती है कि भाई आपका जो फॉरगेटिंग हो रही है वो टाइम के साथ साथ क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। फॉरगेटिंग कर्व क्या होता है, फॉरगेटिंग कर्व आपका एबिंगस ने दिया था, दिस इज योर फॉरगेटिंग कर्व। एमनीशिया अभी मैंने आपको बताया था, लॉस ऑफ द मेमोरी, राइट, बिकॉज ऑफ द डैमेज इन द हिप्पोकैम्पस। राइट आंसर आपका क्या होगा, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। जब आपकी जो न्यू इंफॉर्मेशन है वो किस पे इंटरफेयर करे, जो कि आपकी पहले से इंफॉर्मेशन स्टोर है। आइए देख लेते हैं। रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस इज वन वे ऑफ लूजिंग मेमोरीज and involves the introduction of the new memory that interferes with the stored information. न्यू इन जो आपकी मेमोरीज है या इंफॉर्मेशन है, कहां इंटरफेरेंस कर रही है, जो पहले से स्टोर इंफॉर्मेशन है। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस अकर व्हेन द मेमोरीज ऑलरेडी स्टोर इंटरफेरेंस विद द न्यूली, जो कि मैंने ऊपर बताया। किसको कौन प्रेशराइज कर रहा है, बेस्ड अपॉन दैट प्रोएक्टिव और आपका रेट्रोएक्टिव हो जाता है। डीके थ्योरी एंड फॉरगेटिंग कर्व इन्वॉल्व द पैसेज ऑफ द टाइम लीडिंग टू द फॉरगेटिंग, कि कितने टाइम बाद अगर आप उसको रिकॉल या रिट्राइव नहीं करते चलते तो वो क्या धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, डिके होने लग जाता है। राइट, दिस इज द फॉरगेटिंग कर्व। एमनीशिया रेफर टू द मेमोरी लॉस एंड टिपिकली कॉज्ड बाय द एक्सीडेंट और द डिसीज। राइट, ये हम बता चुके हैं।
तो ये हो गए आज के 10 क्वेश्चन। अगर आप अभी तक चैनल पर बने रहे हैं तो थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बिल्कुल ना जाए। इसी तरह की मजेदार वीडियो हम आते रहेंगे। 4 दिन हो गए हैं, टोटल 50 दिन की फाइट है। आप, आई होप आप ये चैलेंज ले सके जैसे कि मैंने चैलेंज लिया है। होली के दिन देखिए हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता ही है। So we will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep working lots of memory. This is Cappy Shot. Have a great day. Thank you all.